हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एफडीआई को लेके चाइना को एक बड़ा झटका दिया गया, जिसे लेके चाइना अभी तक उभर नहीं पाया, जबकि इससे उभरने से पहले ही इंडिया के तरफ से चाइना को और एक बड़ा झटका देने के लिए प्रस्तुति ले लिया गया है। सुनने को आया है कि 1000 से अधिक ऐसे कंपनीज है जो चाइना में अपने प्रोडक्शन कर रहा था, उनके तरफ से भारत के गवर्नमेंट के साथ बातचीत किया जा रहा है कि कैसे इन कंपनियों को भारत में शिफ्ट किया जा पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया के तरफ से इन कंपनियों को फैसिलिटेट किया जा सकता है और कैसे इन कंपनियों की तरफ से इंडिया में आने के लिए प्रस्तुति लिया जा रहा है और इससे चाइना को आने वाले समय में किस तरीके का नुकसान होगा। दुनिया में महामारी फैलाने के बाद चाइना के तरफ से इसका फायदा उठा के अपना अर्थनीति को मजबूत करने का जो प्रयास किया जा रहा था भारत के तरफ से, उसे लेके पहले ही एक झटका दे दिया गया है। हाल ही में चाइना के तरफ से एक प्लान के तहत जिन देशों में इस महामारी की वजह से कंपनियों का घाटा हो रहा है, उन कंपनियों को चाइनीज कंपनियों द्वारा खरीदने के लिए एक प्रयास चलाया जा रहा था। ऐसे ही एक प्रयास में इंडिया के HDFC बैंक का करीब करीब 1% शेयर चाइना के तरफ से खरीदने के बाद गवर्नमेंट के तरफ से एक नया डिसीजन लेते हुए FDI का एक नया नॉर्म्स को पास किया गया, जिसके तहत भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला किसी भी देश के तरफ से अगर इंडिया के कोई भी कंपनी का शेयर को खरीदना है या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से ये बात साफ हो जाता है कि बॉर्डर शेयर करने वाले देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ साथ चाइना शामिल है। चाइना के अलावा किसी भी देश के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो भारत के कंपनियों को खरीदे या फिर भारत में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करे। तो कुल मिला के भारत की तरफ से जो स्टेप लिया गया है वो असल में चाइना को फोकस करके ही लिया गया है। ऐसे सिचुएशन में जब चाइना अपना मंसूबे को फेल होते देख रहा था तो चाइना की तरफ से इसे लेके रिएक्शन देने में देरी नहीं किया गया। चाइना की तरफ से इसे लेके रिएक्शन देते हुए बताया गया कि भारत की तरफ से ये जो नया FDI का नॉर्म्स लाया गया है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ वर्जी है और भारत को इसे लेके अपना सोच विचार बदलना चाहिए। साथ ही साथ भारत को ये नया नॉर्म्स को हटा के सब देशों को एक ही नजर में देख के सेम अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और दोस्तों, इससे ही साबित हो जाता है कि चाइना भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट के द्वारा भारत के कंपनियों के ऊपर अपना कंट्रोल करने का प्रयास चला रहा था। चाइना जहां पे इस झटके से उभर नहीं पाया, वहीं पे सुनने को ये भी आ रहा है कि चाइना को और एक बड़ा झटका देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी प्रस्तुति ले चुका है। महामारी फैलने के बाद जहां पे दुनिया के बहुत सारे देश चाइना के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है, वहीं पे उनके कंपनियों को भी चाइना से शिफ्ट करके दूसरा ऑल्टरनेटिव जगह में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाने का बात भी उठाया जा रहा है और चाइना धीरे धीरे इसके वजह से अपना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर का खिताब भी खो सकता है। और इनमें से ऐसे 1000 से अधिक कंपनी है जो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग एजेंसीज जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, एम्बेसीज इन अब्रोड और ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ भी बातचीत कर रहा है। इनमें से 300 से ऐसे अधिक कंपनीज है जो इंडिया में मोबाइल फोन, टेक्सटाइल्स, मेडिकल डिवाइसेस, सिंथेटिक फाइबर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों जैसे इक्विपमेंटों के ऊपर काम करना चाहता है। दोस्तों, इन कंपनियों को चाइना से निकालने के बाद भारत में आने का संभावनाएं सबसे ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही में भारत में टैक्सेस का दर पूरा साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम किया गया। पहले ये कंपनियों को भारत में आके अपने प्रोडक्शन को करने के लिए करीबन 25.17% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता था, जबकि सितंबर महीने में ही गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेट टैक्स को घटाते हुए इसे सिर्फ 17% किया गया, जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST को लाया गया था, वो भी कंपनियों को एक टैक्स के दायरे में लाएगा, जो कंपनियों के लिए काफी आसान और काफी किफायती होगा। तो कुल मिला के इन कंपनियों का भारत में आने का संभावनाएं दूसरे देशों में जाने से ज्यादा है, जबकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट होने के साथ साथ भारत में दूसरे देशों के तुलना में ज्यादा सस्ता और ज्यादा स्किल लेबर भी है। हाल ही में चाइना में कंपनियों को प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहा था, जिसके लिए पहले से ही बहुत सारे कंपनियों द्वारा सोचा जा रहा था कि चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरे देश में कैसे शिफ्ट किया जाए। और ये महामारी आने के बाद इन कंपनियों के लिए अपना डिसीजन लेना काफी आसान हो गया। पर सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत को यहाँ पे कॉम्पिटिशन दे सकता है वियतनाम और बांग्लादेश जैसा देश। यहाँ पे भी लेबर कॉस्ट कम होने के साथ साथ अच्छा खासा लेबर भी मिल जाता है। पर दोस्तों, अगर देखें तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और इन देशों के पास भारत जैसा इतना बड़ा मार्केट नहीं है। 130 करोड़ का आबादी के साथ भारत में अगर कोई भी प्रोडक्ट 10% लोग भी खरीदते हैं तो इन देशों का कुल पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। हाल ही में हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से बयान देते हुए ये भी बताया गया था कि अगर सपोज किसी कंपनी की तरफ से वियतनाम में मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई प्रोडक्शन
प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाता है तो वो कहाँ पे सेल करेंगे। सेल करने के लिए उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करके उन्हें ज्यादातर सामानों को भारत में लाना पड़ेगा, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट कॉस्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ेगा, जो उनके मुनाफे को घटा सकता है। और अगर ये प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर होता है तो कंपनियों के लिए 130 करोड़ का एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, जिसके लिए कंपनी को अपने सामान एक्सपोर्ट भी करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के चाइना को भारत की तरफ से झटका देने के लिए पूरी प्रस्तुति ले लिया गया है और सुनने को ये भी आ रहा है कि भारत के जो एम्बेसीज फॉरेन कंट्री में है उनके तरफ से भी विदेशी गवर्नमेंटों के साथ बातचीत करने के साथ साथ कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ भी बातचीत किया जा रहा है। इन देशों में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश के साथ साथ कुछ अन्य यूरोपीय देश भी शामिल है। हाल ही में जापान की तरफ से भी घोषणा किया गया था कि जापानीज कंपनियों को चाइना से दूसरे देश में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट को बनाने वाले कंपनियों को जापान में लाया जाएगा और बाकी प्रोडक्टों को एशियाई देश में शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों जापान के इस कदम के पीछे जापान की तरफ से करीबन $2 बिलियन का एक पैकेज भी रखा गया है, जो उन कंपनियों को दिया जाएगा जो चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरे देश में शिफ्ट करेगा। सवाल अब ये उठता है कि महामारी के अलावा और क्या रीजन हो सकता है जो ये देश चाइना से अपने फैसिलिटीज को दूसरे देश में लाना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन है चाइना में हाल ही में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुका है, जबकि लेबर कॉस्ट भी चाइना में बीते कुछ सालों में पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा है। दोस्तों इसके अलावा ये देश नहीं चाहते हैं कि किसी एक देश के ऊपर पूरी डिपेंडेंट रहा जाए, जिससे आने वाले समय में क्राइसिस के सिचुएशन में उस देश की तरफ से सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करते हुए स्ट्रेटेजिक फायदा उठाया जाए। इस वजह से माना जा रहा है कि ज्यादातर देश अपने बड़े बड़े कंपनियों को अपने देश में शिफ्ट करने के साथ साथ एशियाई देश में एक्सपोर्ट करने के लिए उनका एक मैन्युफैक्चरिंग हब को भारत जैसे देश में भी शिफ्ट कर सकता है। तो कुल मिला के भारत की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमी बुरी तरीके से चरमरा जाएगा और माना जा रहा है कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर चाइना जो इकोनॉमिक जाइंट बनने का सपना देख रहा है वो भी चूर चूर होते हुए चाइना फिर से एक डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इन कंपनियों को भारत में लाने के लिए और क्या क्या प्रयास करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।